جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज एक फार्मर ने बफलोस के हवाले से कुछ कंप्लेंट्स जो हैं आपने दर्ज करवाई हैं भैंसों के हवाले से। वो शिकायत जो हैं जो उनकी हैं और जो उनके सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सुने, टाइम ज़ाया किए बगैर सवाल नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? सर मैंने पिछले दिनों आपसे सवाल किया था जी कि ये भैंसों के फार्म के बारे में ना, डेयरी फार्म जी। तो आपने सर मुझे रिप्लाई की कि सिर्फ भैंसों का काम तो हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं है और इसके साथ काम नहीं चल सकता। तो काइंडली सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो कराची में जो डेयरी फार्मिंग है जी, शहर कराची में, वो भी जी तकरीबन 80% बफलोज़ हैं उनके पास। कोई 20% अगर मिक्स कोई जानवर हों या देसी वो हैं, वरना सब भैंसों का दूध होता है और भैंसों का डेयरी फार्म वो करते हैं। सबसे बड़ी मार्केट है दूध की वहाँ पे, और डेयरी फार्मिंग भी वहाँ पे ज़्यादा है सर। पंजाब में भी बहुत ऐसे ब्रीडर हैं जो सिर्फ भैंसों का काम करते हैं। लाहौर में जी भैंसों के डेयरी फार्म है, फैसलाबाद में भी होंगे क्योंकि आपका इलाका है, आपको पता होगा इंशाल्लाह। और जी मैं पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारे पेशावर में भी यहाँ पे अर्बन डेयरी फार्म जो है, जो शहरी इलाकों में होते हैं, ज़्यादातर दूध की डिमांड भी शहरों में ही होती है, वहाँ पे भी सब भैंसों के डेयरी फार्म हैं। और जी दूध भी अगर आप देख लें तो भैंसों का दूध लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं और लोग डेयरी फार्मिंग भी भैंसों का करते हैं शहर में। तो क्या सर ये सब नुकसान में जा रहे हैं? अगर इन सब को नुकसान हो रहा है तो सर फिर ये भैंसों के फार्म ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर बंदे को नुकसान हो जाता है तो फिर तो वो 1 साल, 1.5 साल के बाद वो काम छोड़ देते हैं। जी जनाब, ये हमारे फार्मर हैं, ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हम आपकी वीडियो बड़ी देखते हैं शौक से, लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बफलो फार्मिंग कर रहे हैं। 80% लोग कराची में फार्मिंग कर रहे हैं। पंजाब में भी लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, लोगों ने केपीके में भी भैंसें रखी हुई हैं। आप कहते हैं कि भैंसों के कारोबार में प्रॉफिट कोई नहीं है, तो लोग क्यों नहीं छोड़ देते? मतलब प्रॉफिट नहीं है तो ये इतनी सारी आवाम जो कर रही है, ये किस तरह कर रही है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है कि लोग नुकसान होने ही जाए? अब ये सारे शौकीन तो नहीं है, आखिर कोई वजह तो है, किसी न किसी तरह तो प्रॉफिट बनाते हैं। तो मैं इस पे गोश गुजार कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कराची की बात करूंगा, फिर मैं आपको बाकी प्रोविंसेस में ले जाता हूँ। देखिए, कराची की फार्मिंग जो है वो किसी तरह भी पाकिस्तान के बाकी सूबों से बहुत मुख्तलिफ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं कराची की फार्मिंग पे बात करना शुरू कर दूं या मैं लोगों को कहूं कि भाई आप कराची स्टाइल पे फार्मिंग करें, तो एक तनकीद का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो लोग जो भैंसों से बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, वो लोग मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे और उनकी बात भी दुरुस्त होगी। क्यों? क्योंकि कराची में जिस अंदाज से, जिस स्टाइल से फार्मिंग की जाती है वो बड़ा अजीबो-गरीब स्टाइल है। कराची में मैं थोड़ी सी फार्मिंग पे आपको आपको मैं रोशनी डाल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी ये प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पे कराची के अंदर वो जनाब अली बार बार हर महीने अपने फार्म पे जानवर ऐड करते जाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट थे, वो 3 साल कराची में एक 2000 भैंसों के फार्म पे रहे। अभी वो कतर चले गए हैं। तो वो मुझे बताया करते थे जी कि हर महीने हम 4 से 5 गाड़ियां जो हैं वो भैंसों की अपने माल में ऐड करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग बच्चे साथ नहीं लेके जाते भैंसों के, मंडी में ही बच्चे सेल कर जाते हैं। 10,000 का सेल हो जाए, 5 का हो जाए, 8 का हो जाए, जितने का भी हो जाए, ये भैंसे खरीदते हैं और साथ ले जाते हैं। 2 बातें हुई। अब आप सुनी जाइएगा कि ये बातें क्या आप इनको दुरुस्त करार देते हैं? आपके ख्याल में ये ठीक है? अच्छा, तीसरे नंबर पे जनाब, ये भैंसों को जब ले जाते हैं, ये इनकी जो खरीद है ना भैंसों की, वो बड़ी बड़ी टिपिकल होती है। इनकी कोशिश होती है भैंस 12 से 14 लीटर वाली ले ली जाए, 16, 18, 20 का इनको शौक नहीं होता। ये तिलड़े भी खरीद लेते हैं, थोड़े बड़े स्टेचर का जानवर लेते हैं। भैंस की खसूसियत ये है कि ये अगर आप इसको अच्छी खुराक दो तो ये दूध के साथ साथ अपना वजन भी अच्छा खासा बढ़ा लेती है। 700-800 किलो तक भैंस बड़े आराम से हो जाती है एडल्ट वेट में। चौथा काम ये करते हैं, जब ये फार्म पे ले जाते हैं तो जनाब ये भैंस को टका के लगाते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, और भैंस को टका के लगाते हैं बूस्टन का टीका। अब बूस्टन का टीका लगाने से और ऑक्सीटोसिन का टीका लगाने से मेरे भाइयों आराम सुकून से जानवर का 20% दूध बढ़ जाता है। ठीक है जी। पांचवा काम ये क्या करते हैं, ये जनाब अली भैंस को 10 किलो वंडा रूटीन के साथ
थोड़ा सा सब्ज़ चारा और ये तूड़ी देते हैं। अब जो भैंस 10 किलो वंडा खा रही है, वो शुरू से लेके एंड तक उसको इतना ही वंडा डाल रहे होते हैं, तो वो अपना वेट बढ़ा लेती है, उसका वज़न बढ़ जाता है और साथ-साथ वो अपने आप को 10-11 लीटर दूध पे अपने आप को बहुत लंबा अरसा मेंटेन रखती है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप जमा कर लें, तो एक भैंस जो सुबह का आपको गबन करवा के बगैर बीएसटी के, बगैर ऑक्सीटोसिन के 2000 लीटर दूध दे रही है, तो एक ऐसी भैंस है जिसको बीएसटी लग रहा है, ऑक्सीटोसिन लग रहा है, गबन आप नहीं करवा रहे, टका के आप उसको वंडा डाल रहे हैं, तो जनाब वो भैंस आपको 700 से 800 लीटर दूध जो है इजाफी दे देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज दूध की जो एवरेज है, जो रास है, अगर फैसलाबाद में वो 8 लीटर चल रही है, तो कराची में ऑटोमेटिकली 10 से 11 होगी। मेरे बहुत सारे फार्मर कराची सुन रहे हैं, कराची में अक्सर वार्डों की जो एवरेज है 10, साढ़े 10, 11, पौने 10 इसके आसपास ही चल रही होती है। इसलिए ये उनका बिजनेस जो है ये इस तरह से उनको वायबल पड़ता है, क्योंकि वो गबन करवाते नहीं। जब गबन नहीं करवाते तो उस वजह से ऑटोमेटिकली उनका जो दूध की पैदावार जो है उनकी वो बढ़ जाती है, वो पंजाब के मुकाबले में दूध ज़्यादा लेते हैं। अब आप बताएं, क्या आप इस तर्ज पे कारोबार करेंगे? लाखों की तादाद में भैंसें कट जाती हैं कराची में। मुझे याद है कि शाकिर गुज्जर साहब ने एक दफ़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ट्रेन सर्विस का आगाज़ किया जाए, जिसमें भैंसें जो यहाँ पे कटाई जाती हैं कराची में, उनको पंजाब में पहुँचाया जाए फार्मर्स के पास, वो उनको दोबारा प्रेग्नेंट करें और फिर कराची चली जाएँ। ऐसा कोई सिलसिला कार स्टार्ट करने की बात स्टार्ट हुई थी। अदरवाइज़ अगर ये आप ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आप ट्रकों पे लोड करके भैंसों को लेके आएँ, तो वो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा फैक्टर है जो डिस्टर्ब कर रहा होता है आपको। अब मुझे बताएँ, क्या आप भैंस को इस तरह रखेंगे? क्या उसका बच्चा कटवा देंगे? क्या बूस्टर लगाएँगे? क्या ऑक्सीटोसिन लगवाएँगे? क्या उसको गबन नहीं करवाएँगे? ये सारे सवालात के जवाब आप मुझे दीजिएगा, फिर देखते हैं कि आपका जो भैंस का जो कारोबार है, वो किस हवाले से आपको प्रॉफिटेबल फ़ील होता है। इसी तरह जो आपके लोग काम कर रहे हैं पंजाब में, इसी तरह जो लोग आपके काम कर रहे हैं केपीके में, ये जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ये खालिस दूध जो है गाय का, भैंस का सेल नहीं करते। ये मैं आगे जाके इसकी डिटेल बताता हूँ। पहले सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, सुने सवाल नंबर 2। और दूसरा सर मैंने आपसे ये पूछना था, आप खफा ना हो, लेकिन जी आप जो भी वीडियोस बनाते हैं सर सब विलायती गायों पे और मिक्स पे होती हैं। हमारी लोकल ब्रीड पे भी आप बताते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप सदका जारिया कर रहे हैं, एक रोल मॉडल है हमारे लिए, हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन सर आप भैंसों पे इतना फोकस नहीं करते, आप उसकी ब्रीड के बारे में, वो कहाँ से अच्छी भैंसें मिलेंगी हमें, और भैंसों का काम कैसे करना है, क्या उसकी वो है। सर्दियों में आपकी एक आध वीडियो आ जाती है, वो सर बुलंद डेयरी फार्म से आप वो शेयर करते हैं उनकी भैंसें वो। वैसे सारा साल जी आपका फोकस भैंसों पे बहुत कम होता है, तो ये हम लोगों के दिल में गिला था। हम भैंसों वाले हैं तो इसलिए आपसे गिला तो अपनों से बनता है, इसलिए डॉक्टर साहब आपसे ये गिला किया कि बराए मेहरबानी जी भैंसों पे भी ज़रा फोकस करें, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी वैक्सीनेशन के बारे में, उनको कैसी हाउसिंग देनी चाहिए हमें, और इस पे भी जी ज़रा फोकस करें और हम लोगों को बताएं। और दूसरा जी मैंने ये पूछना था कि ये बूस्टन का टीका जो होता है जी, जो शहरों में ये डेयरी फार्म वाले लगाते हैं, तो क्या जी ये अगर ये लगाया जाए तो इससे जानवर प्रेग्नेंट होने में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, और ये ठीक है जानवर के लिए कि नहीं जी, ये नुकसानदेह है? पंजाब में तो बैन है, लेकिन हमारे सूबे में यहाँ पे जी मिलता है, केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में ये मिल जाता है स्टोर। दूसरा सवाल ये भाईजान कह रहे हैं कि आप वलैती गायों पे तो बड़ी बात करते हैं भाईजान, आप हमें गायों पे, भैंसों पे बात करते नहीं सुनाई देते। क्या वजह है? हमारी कंप्लेंट है, हमारी शिकायत आपसे, गिला है जी आपसे। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा फार्मर को, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से इन्होंने बात की और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से इन्होंने शिकवा किया, और इसीलिए मैं इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ और मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। कुछ लोग जब तनकीद करते हैं ना या शिकवा करते हैं, वो इखलाक का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, वहां पे फिर हम उस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। याद रखिएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है इखलाक। इखलाक का जो है ना दामन हाथ से कभी ना छोड़ें। अब इन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से बात की है, मैंने इनको जवाब दे दिया है, लेकिन मैं बाकी तमाम फार्मर्स के लिए इनका सवाल मैंने आपके सामने रखा, मैं जवाब देने लगा हूँ। देखिए, मसला ये है कि इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर मुजम्मिल। ये डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने फार्म पे ना तो भैंस रखनी है ना गाय रखनी है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो फार्म बनाए। डेयरी फार्मिंग जो है ये तो करोड़ों का काम हो गया है। पहले आप जमीन खरीदो, फिर शेड बनाओ, फिर जानवर डालो, करोड़ों का काम हो गया है। अभी मेरे पास तो इतने करोड़ों में पैसे नहीं है जो मैं इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट करूं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं सेटअप स्टार्ट करने में। हम डेयरी कंसल्टेंट हैं, सेटअप लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डेयरी में आना चाहते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी डेयरी का काम कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के ही लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, मसाइल का
शिकार हैं, हम उनको कोई वे फॉरवर्ड देने की कोशिश करते हैं, या हमारे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने नई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी होती है। अब वो लोग जिन्होंने नया फार्म स्टार्ट करना होता है, उनके सवाल ये होते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इसको कारोबार में लगाना चाहते हैं, हमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा तरीका है अगर हम दूध का कारोबार करें और हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें, ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकें। वहां पे वो ये सवाल नहीं करते हमसे आके कि डॉक्टर साहब हमारे पास 10-15 करोड़ है, हम जी साहिवाल की डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, मेरे पास जी 20 करोड़ है, मैं चोलिस्तान की डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ, और मेरे पास जी 20 करोड़ है, मैं भैंस की ब्रीड इंप्रूव करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉफिट से कोई गर्ज नहीं। ऐसा फार्मर मुझे अभी तक अपनी लाइफ में नहीं मिला। जितने फार्मर मिले हैं सारे बिजनेस ओरिएंटेड हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं, वो इसको कारोबार के लिहाज से करना चाहते हैं। अब जब भी कारोबार स्टार्ट किया जाता है तो पहले मीटिंग होती है, मीटिंग में बैठ के एक सरसरी सी फिजिबिलिटी जो है डिस्कस होती है। अब जब फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इस वक्त दुनिया की सबसे जो टॉप की मिल्क ब्रीड है वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है। दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की जाके गूगल पे सर्च करें, टॉप मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर जो फिजिबिलिटी है वो भी उसकी बनेगी। अब मुझे एक बताएं, एक फार्मर जिसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है वो क्यों हॉल्स्टीन को छोड़ेगा जब उस पर फिजिबिलिटी सबसे बेहतर बन रही है, और वो क्यों गाय लेकर आएगा, वो क्यों भैंस लेकर आएगा। जब गाय लेकर आएगा साहिवाल तो पहले तो लोग कहेंगे यार ये दूध पीले कलर का आ गया, हमने पीना नहीं, उसको वहां पे डिस्करेज करेंगे। फिर जनाब साहिवाल जब ब्रीड वो लेके आएगा तो पता लगेगा यार ये तो जल्दी आ गई। फिर जब वो साहिवाल ब्रीड लेकर आएगा तो पता चलेगा यार कोई देने को तैयार नहीं है। फिर जब वो भैंस की ब्रीड लेकर आएगा वो उसको दूध का रेट देने को तैयार नहीं होगा, तो वो चुप करके क्या करता है, वो कहता है जी हॉल्स्टीन ले आओ, नेस्ले को 135-140 में दूध देके भी जो है मुझे प्रॉफिट बन रहा है, तो मुझे खेचल करने की क्या जरूरत है। कल को फ्यूचर में मेरे पास पैसे होंगे, मैं दूध की मार्केटिंग करके दूध को लोगों के घरों तक भी ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक अच्छा प्रॉफिट का मार्जिन जो है मुझे नजर आ रहा है। जब उसको ये पता लगता है ना कि साहिवाल की बछड़ी पैदा हुई, कोई 20-25-30 हजार से ऊपर ही खरीदता नहीं, यहाँ पे जब प्योर फ्रीजन की बछड़ी पैदा होती है तो हमारे पाकिस्तानी एक 1.5 लाख में लाइनों में लग के बच्ची खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो भाई कौन सा आपका इन्वेस्टर ऐसा होगा जो ये बेवकूफी करेगा कि इतने बड़े मार्जिन को छोड़ के वो सिर्फ कौम की खिदमत करने के लिए साहिवाल पे आ जाए। सर लोग मानते ही नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, ये कारोबारी लोग हैं, एक मेरे फार्मर है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे सिंपल बताएं आपने कारोबार करना है या आपने शौक करना है। कहता डॉक्टर साहब मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके ओवरसीज पाकिस्तानियों पैसा बनाया है, मैंने शौक नहीं करना, मैंने कारोबार करना है। जब कारोबार की बात कर देते हैं ना फिर आपकी मजबूरी है, आपको दुनिया की टॉप रेट पे जाना पड़ता है। हम किसी को कनपट्टी पे बंदूक रख के ना तो साहिवाल का काम शुरू करवा सकते हैं ना फ्रीजन का काम शुरू करवा सकते हैं। और एक और चीज बता दूं कि लोग सिर्फ हमारी बातों पे नहीं रहते, लोग जगह जगह से राय लेते हैं, हर जगह से राय सेम मिल रही होती है, हर जगह पे लोग या तो क्रॉस ब्रीड की बात कर रहे हैं या प्योर की बात कर रहे हैं, तो लोग साहिवाल की तरफ ही नहीं जाते, वो भैंस की तरफ ही नहीं जाते। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा जब फिजिबिलिटी की बात होती है वो अक्सर औकात वो फार्म बाद में हमारे पास ही आ जाते हैं, तो हमें जस्टिफाई करनी होता है कि आपको ये बताया था, देखें ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज मेरा तो बहुत दिल करता है कि साहिवाल पे काम किया जाए, चोलिस्तान पे किया जाए, भैंस पे किया जाए, लेकिन हमारा इन्वेस्टर जो है वो इस तरफ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें उसको बिजनेस नजर नहीं आता। सुने सवाल नंबर 3। और तीसरी बात ये डॉक्टर साहब आपने रेट का कहा था कि 300 रुपये किलो हो दूध भैंस का तो फिर वारा खाएगा। तो सर पूरे पाकिस्तान में अभी तक जी आप रेट देख लें, कराची से लेकर पेशावर तक जी किसी जगह पे भी 300 रुपये रेट नहीं है। अगर सिर्फ भैंस का दूध भी हो तो 200, 220, 230 तक शायद चला जाए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कैसे ये लोग ये काम कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इसमें मुनाफा नहीं है अगर 300 रुपये रेट ना हो तो? आखिरी सवाल है, ये कह रहे हैं कि जनाब कराची में तो 300 रुपये रेट है जी, सॉरी आपने कहा 300 रुपये रेट पे भैंस की फार्मिंग जो है विजिबल है। अगर 300 रुपये रेट हो तो भैंसे रख लें, अगर 300 रुपये रेट ना हो तो भैंसे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब पूरे कराची में 300 रुपये रेट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भैंस के दूध का 300 रुपये रेट नहीं है, तो सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो आप कह दीजिए कि 300 रुपये रेट होना चाहिए। क्यों हमें आप सही बात नहीं बताते? ले जी मैं इसकी वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्यों लोग 200 में, 250 में, पौने 300 में भैंस का दूध बेच के भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले कराची पे आ जाए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कराची में वो ब्रीडिंग नहीं करवाते। अब उनके पास कट्टियां और झोटियां होती जरूर है लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास 100 जानवर है ना, उसके पास वो कटियां झोटियां मिला के 15-20 होगी बस, बाकी 80-85 जानवर मिल्किंग में होंगे। उनके ज्यादा जानवर दूध देने वाले हैं
और जो बैठ के खाने वाले जानवर हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। पंजाब में इसके बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पे गब्बड़ कराते हैं, ठगाठक ठगाठक ठगाठक, कटियां आ रही हैं, झोटियां रखी जा रही है जनाब, ठगाठक ठगाठक ठगाठक। हमारे पास मिल्किंग में 40 जानवर होते हैं, खाने पीने वाले झोटियां कटियां मिला के 100 वो इकट्ठा हो जाता है। अब वो 40 जानवरों पे 100 का बर्डन आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब कराची में एक तो मसला ये है कि ना तो उनके पास उस तादाद में नॉन मिल्किंग एनिमल है, दूसरा बूस्टन टका के लगाते हैं, तीसरा मैंने कहा ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। तो इस तरह से उनका जो दूध का रेट है वो उनको वायबल पड़ता है, क्योंकि एक तो उनकी एवरेज भी हमसे ज्यादा है, दूसरा उनके खराजात जो हैं वो भी हमसे कम है। एक बात हो गई। दूसरे नंबर पे जनाब कराची के अंदर भी अब ये बात भूल जाए कि आपके 100% आप भैंस का दूध पी रहे हैं। कराची में दूध फैट पे सेल होता है। ये लोग चूंकि वंडा डालते हैं, ये लोग चूंकि बहुत कम मिकदार में सब्ज चारा या साइलेट डालते हैं। तूड़ी वंडे का दूध जी संगना बहुत होता है, ये याद रखिएगा। लोग कहते हैं जी दूध संगना नहीं हो रहा, तूड़ी वंडा डालते संगना हो जाएगा, लेकिन कुछ मिकदार जो है आपकी गाय में उसकी कम दूध की हो जाएगी और उसके साथ साथ मैदे के मसाइल आने का अंदेशा है। लेकिन भैंस बहुत तगड़ा जानवर है, इसको अगर आप तूड़ी और वंडा डाल दें तो इसको मैदे के इतने मसाइल नहीं आते, ये बड़ा टफ किस्म का एनिमल है। अब इनकी जो भैंस की फैट है वो 7% या इससे ऊपर जा रही होती है। तो मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं वो जो कराची में फार्मिंग कर रहे हैं वो 15 से 20% दूध जो है भैंस के दूध में शामिल कर देते हैं। इस तरह से भी उनका जो खर्चा है वो मैनेज हो जाता है और वो अच्छे अंदाज से अपनी फार्मिंग में प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आगे फैसलाबाद की तरफ, हमने एसपी डेयरी फार्म पे बड़ा अच्छा दूध जो है भैंसों का बेचा। हम क्या करते थे, हम अपने पास 25% दूध या 30% या गर्मी में 20% भैंस का और उसके अंदर जो है गाय का दूध शामिल करते थे और उसको आगे जाके हम अच्छे रेट पे सेल करते थे। अब आप खुद सोचें, अगर जो दूध आप पी रहे हैं हाई फैट मिल्क के नाम से, अगर उसमें 75 से 80% दूध जो है गाय का है और 20 से 25% दूध भैंस का, तो वो तो ऑटोमेटिकली वाला खा जाएगी ना, क्योंकि 100% दूध तो भैंस का नहीं है। फैसलाबाद में एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। 150 मन दूध की डेली की सेल है जनाब। लोग लाइनों में लग के दूध लेते हैं, तरले से दूध लेते हैं और उस बंदे का गर्म दूध सेल होता है। वो घंटा 1.5 सुबह लगाता है, घंटा 1.5 शाम लगाता है, ताला आगे बंद कर जाता है। ठीक है, 220 या 30 रुपए दूध का रेट है। उनके दूध की फैट चेक करवाई तो वो 4.6 से 4.8 उनके दूध की फैट थी और लोग लाइनों में लग के ले रहे हैं। वो भी 100% भैंस का दूध सेल नहीं करते, कभी 50-50 कर देते हैं, कभी 60-40 कर देते हैं। तो जनाब ये जो लोग वाइबल बना रहे हैं ये इस तरह से वाइबल बना रहे हैं। अगर अब आपको आसान समझाया तो, अगर मिसाल के तौर पर कि आप कहते हैं जी हमने 100% दूध भैंस का बेचना है, 300 रुपया रेट है। अब फैसलाबाद में रहते हुए जब आप गबन भी करवा रहे हैं तो आपका जो पूरे साल की आपकी एवरेज होगी ना वो तकरीबन 7.5 से 8 होगी, मैं 8 कर लेता हूँ। कराची में जो एवरेज चल रही होती है 10 से 11 चल रही होती है, कराची वो साइड पे करते हैं आप, क्योंकि वो गबन नहीं करवाते। मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ जो गबन करवाते हैं। अगर आपकी 8 की एवरेज है तो 2400 रुपए का दूध आपको डेली मिलेगा। भैंस का खर्चा जो डेली का उसके ऊपर आएगा 11 से 1200 रुपये आएगा। उसकी कट्टी का खर्चा या उसकी जोटी का खर्चा 600-500 रुपया वो ऐड होगा। फिर ओवरहेड कॉस्ट ऐड होगी, बिजली, लेबर, मेडिसिन, डॉक्टर, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जाके आपको 200-250 रुपये या 300 रुपये भैंस को जाएगी। अगर आपने 200 में दूध सेल करना है, आपके पास डेली का 1600 रुपया आ रहा है, उसमें 11-1200 जो है भैंस के ऊपर खर्चा आ गया। फिर आपने 500 रुपया उसकी जोटी को खिलाना है, फिर आपने बिजली का बिल देना है, फिर आपने डॉक्टर खर्चे निकालने। तो भाई कैसे पूरा करोगे? एट दी एंड ऑफ द डे आप मायूस हो जाएंगे। इसलिए अगर भैंसों की फार्मिंग को वाइबल करना चाहते हैं तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक तो तरीकाकार ये, या तो 300 रुपये में सेल कर लें दूध को। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपनी मार्केट पे काम करें और 30-70 के रेशो पे 70% गाय का दूध और 30% भैंस का दूध मिला के सेल कर दें। आपको ये वायबल पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में चीजें बड़ी क्लियर हो गई होंगी। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।